Hello everyone, so in this video we are going to discuss some of the important facts about your examination testnet 2021. So इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डोनेट कीजिए जीपे नंबर पे 7764869624। जो कोई भी डोनेट करेंगे उनको इस सीरीज़ का सारा पीडीएफ पीपीटी आपको शेयर होगा। इसके अलावा भी कुछ पीडीएफ है वो भी शेयर होगा और आपको एक क्विजिंग प्लेटफॉर्म शेयर होगा जो कि बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है उसका। वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे जो कि इस तरह का होगा। यहाँ पे वर्ड्स दिए होंगे, उसके बाद वर्ड्स के मीनिंग होंगे अगले साइड में, मतलब उसके पिछले साइड में यहाँ पे लिखा होगा इसका मीनिंग, साथ में यहाँ पे फोटोग्राफ्स भी होंगे। सो ये पहला होगा। उसके बाद बहुत सारे टेस्ट होंगे जीके के जिससे आप अपना तैयारी को देख सकते हैं, गेज कर सकते हैं, उस तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो जो लोग ये चाहते हैं उनको 7764869624 पे डोनेट करना चाहिए। और अभी जबकि टाइम कम है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी आपका रिवीजन होगा। नाउ कमिंग टू दिस, अगर आपको ये सारे पर्सनालिटीज़ के नाम याद है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 5 या उससे ज़्यादा याद है तो तैयारी अच्छी है। और यहाँ पे 2 करेक्शन है मैं करना चाहता हूँ। कल के वीडियो में मैंने एनसीटी जो था, नेशनल काउंसिल फॉर ट्राइबल्स, उसके जो हेड थे यानी कि चेयरपर्सन थे, उसका नाम मैंने गलत लिख दिया था। तो थावर चंद गहलोत जो है वो मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के, तो इनको वो पोजीशन मिलेगा जब बनेगा वो। और दूसरा करेक्शन ये है कि मैंने जब आईपीएल का स्लाइड डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि विराट कोहली हाईएस्ट स्कोरर है। दैट इज ट्रू, वो हाईएस्ट रन स्कोरर है थ्रू आउट आईपीएल। लेकिन ये वाला जो आईपीएल हुआ है उसमें केएल राहुल ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किया है। अब आते हैं इस पे, तो बाकी बची चीज़ हम देखेंगे फिर अगले वीडियो में और भी देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडियाज़ रैंक इन इम्पॉर्टेंट इंडाइसेस। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है 131। आपको ये सारे इंडेक्स जो है कैसे याद करना है, आपको लिखना है, लिख के याद करना है। 2-3 बार अगर आप लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? यूएनडीपी निकालता है। उसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है ये मैंने इंक्लूड नहीं किया था, तो मैं बता देता हूँ। ये जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन वो निकालता है। और उसके बाद वेल्थ हंगर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालता है, वेल्थ हंगर लाइफ बोलते हैं उसको। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंडिया का रैंक 94th है जो कि बहुत ही खराब रैंक है, क्योंकि पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सबका रैंक जो है अच्छा है इंडिया से। तो ये 94th रैंक पे है इंडिया। नाउ कम्स करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो निकालता है, ठीक है। इसमें इंडिया का रैंक है 86। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो होता है वो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट होता है और इसमें इंडिया का रैंक है 63rd जो कि अच्छा हुआ है। उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है ये यूएनडीपी जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है, वो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी लैब करके है, उसके साथ मिलके निकालती है, ठीक है। और इसमें इंडिया का रैंक है 62nd। तो इसको आप कंबाइन करके याद रख सकते हैं कि अगर बिजनेस का ईज बढ़ेगा तो डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा तो पॉवर्टी घटेगा। तो उसमें रैंक है इंडिया का 63rd, तो इसमें रैंक है 62। उसके बाद अगेन ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 53rd, स्लिप किया है इंडिया का रैंक। और इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये रिपोर्ट निकाला जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा। देन कम्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि वीपो का रिपोर्ट है और इसमें इंडिया का रैंक है 48th। ये भी आपको पता होना चाहिए और ये सब आप 1-2 बार लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और एक और छोटा सा फैक्ट है कि इंडिया फर्स्ट आईपीआर पॉलिसी जो था वो रिलीज हुआ था 2016 में। नाउ कम टू दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है। पहला है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ठीक है। ये सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है, हो सकता है आएगा। उसके बाद है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। देन कम्स एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका है बीजिंग में। उसके बाद बीमस्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में और सार्क का है काठमांडू में।
देन यूएनईपी जो है उसका मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। यूएनईपी का है हेडक्वार्टर नैरोबी में, जो कि केन्या की राजधानी है। और ओपेक जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन तो है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ का, लेकिन इसका हेडक्वार्टर एक न्यूट्रल वेन्यू पे है, वियना ऑस्ट्रिया में। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूज़ में कभी कभी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। तो इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में है, द हेग नीदरलैंड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और आप सबको पता होगा कि म्यांमार में अभी कुछ दिन पहले ही कूप हुआ है, तो वहाँ की लीडर कौन थी, ये उनका नाम आपको पता होना चाहिए, आंग सान सूकी। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। अगर ये नाम आता है कि ये कहाँ की हैं तो म्यांमार की हैं। नाउ कम टू दिस, दीज आर सम ऑफ द पीपल जिनका डेथ हुआ है लास्ट ईयर, तो आपको पता होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट है टी.एन. कृष्णन। तो टी.एन. कृष्णन क्या थे, ये वायलिन प्लेयर थे, इनका डेथ हो गया। उसके बाद है सौमित्रा चैटर्जी, जो कि बहुत अच्छे एक्टर थे। सो इन्होंने सत्यजीत रे के एक फिल्म अपूर्व संसार में काम किया था। उसका फेलुदा मैंने डिस्कस किया होगा, एक नॉवल था उनका, तो फेलुदा का रोल भी इन्होंने किया था। ये बहुत बड़े एक्टर थे बंगाल के या बंगाली सिनेमा के, इनका डेथ हुआ है। उसके बाद है धर्मपाल गुलाटी, वो एमडीएच मसाले के फाउंडर थे। आपको एमडीएच का फुल फॉर्म नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। देन डिएगो माराडोना जो थे वो अर्जेंटीना के प्लेयर थे, उनका भी डेथ हुआ है और वो गॉड्स हैंड के लिए फेमस है। जर्सी नंबर उनका 10 था। देन शोभा नायडू हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार कि वो कुचिपुड़ी डांसर थी। पंडित जसराज मेवाती घराना के थे और वोकलिस्ट थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। एंड एसपी बालासुब्रमण्यम जो है उनको अभी पद्मा अवार्ड मिला है। कौन सा पद्मा अवार्ड मिला है ये भी आप नीचे कमेंट में लिखेंगे। और दूसरा, इनके नाम रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा गाना गाने का, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, ये हमारे प्रेसिडेंट थे और इनको भारत रत्न दिया गया था कुछ साल पहले। नौ भारत रत्न जो है कितने सारे प्रेसिडेंट को दिया गया है और पहला प्रेसिडेंट कौन था जिसको कि भारत रत्न मिला था, ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो पहले जो थे वो थे एस राधा कृष्णन, उसके बाद मिला था राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद फिर जाकिर हुसैन को मिला था, वीवी गिरी को मिला था, एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था एंड देन प्रणब मुखर्जी को मिला। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जो थे वो भी फेमस थे, उनका भी डेथ हुआ है जनवरी में। और ये बेसिकली साहसवान घराने के थे, रामपुर साहसवान घराने के, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ कम टू दिस। सो यहाँ पे कोविड-19 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको वुहान वायरस शुरू में बोला गया था और वायरस में क्या होता है, डीएनए नहीं होता है, वायरस में आरएनए होता है सिर्फ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। और जब ये लॉकडाउन हुआ इसके लिए पैंडेमिक का, तो पैंडेमिक घोषित कौन करता है, WHO, ठीक है। और WHO जब पैंडेमिक घोषित करता है तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो लॉकडाउन लगाती है। कब लगाती है, मार्च में लगाती है। किस एक्ट के तहत लगाती है, ये इंपॉर्टेंट है। एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्टिंग इन मार्च 2020 द एक्ट इज बीइंग इन्फोर्स्ड across India in order to limit the spread of coronavirus disease 2019 during the COVID-19 pandemic in India. Now इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और जानते हैं। फेलुदा किट जो है वो इंडिया में डेवलप किया गया था, किस लिए, ये एक तरह का पेपर स्ट्रिप टेस्ट है कि आपको कोविड है या नहीं है। उसके बाद 3 तरह का बेसिक टेस्ट होता है, तीनों आपको पता होना चाहिए। एक होता है स्वैब एंटीजन टेस्ट, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो आपके नाक में कुछ घुसाते हैं। सो बेसिकली जब टेस्टिंग शुरू हुआ इंडिया में, तो मेरा वन ऑफ द फर्स्ट टेस्टिंग हुआ था, क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़ना था और एक जगह जाना था, तो मैंने ये टेस्ट कराया था, स्वैब टेस्ट, स्वैब एंटीजन टेस्ट। लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं होता है, कहते हैं ज़्यादा सक्सेसफुल होता है RT-PCR टेस्ट। तो ये फुल फॉर्म क्या होता है उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, स्कोप नहीं होता। उसके बाद एक और टेस्ट होता है, आप जान के रखिए, टी सेल टेस्ट। टी सेल भी एक तरह का एंटीबॉडी टाइप का चीज़ होता है, उसको भी टेस्ट किया जाता है और वो अच्छा टेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के टेस्टिंग्स होते हैं। उसके बाद वैक्सीन बना हमारे यहाँ,
वैक्सीन ड्राइव इंडिया में शुरू कब हुआ? 16 जनवरी को। और सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक ने हमारा वैक्सीन इंडिया का बनाया है। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स टर्म। तो यहाँ पे मैंने जो रैंडम से टर्म्स होते हैं उसको नहीं डाल के जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं वो मैंने डाला है। तो आज कुछ डाला है और अगले वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा हम देख लेंगे। तो पहला है स्टीपल चेज। ये क्या होता है स्टीपल चेज? ये एथलेटिक्स में होता है। द स्टीपल चेज इज एन ऑब्स्टेकल रेस इन एथलेटिक्स। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हर्डल भी है, पानी भी है, सैंड भी होता है। तो इस तरह का जो रेस होता है इसको स्टीपल चेस बोलते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन हेप्टाथलॉन क्या होता है? ये एक ऐसा एथलेटिक इवेंट होता है जिसमें 7 तरह के रेस कंबाइंड होते हैं। 100 मीटर हर्डल होता है, हाई जंप, शॉर्ट पुट, 200 मीटर्स, लॉन्ग जंप, जैवलिन और 800 मीटर्स। उसके बाद और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोडोनोवा वॉल्ट क्या होता है। बिकॉज ऑफ दीपा कर्माकर ये थोड़ा न्यूज़ में था 1 साल पहले। तो वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में ये वॉल्ट यूज़ होता है और इसको वॉल्ट ऑफ डेथ भी कहते हैं। अभी तक पूरे वर्ल्ड में बहुत कम लोगों ने इसको किया है। उसके बाद टूर डे फ्रांस जो होता है वो आदमी कंफ्यूज हो सकता है। कोई बोल सकता है कि वो एक तरह का मैराथन है, लेकिन वो मैराथन नहीं है, वो साइकिलिंग का इवेंट है। देन कम्स मैराथन। मैराथन का लेंथ कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 42.2 किलोमीटर्स। ये इंपॉर्टेंट है। देन फीफा सब जानते हैं फुटबॉल से रिलेटेड है, लेकिन फीफा मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, वो है बास्केटबॉल से रिलेटेड, जो कि फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा। उसके बाद NBA जो है वो भी बास्केटबॉल एसोसिएशन है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये पता होना चाहिए। और ATP जो है वो टेनिस से रिलेटेड है, उसका टूर होता है। और टेनिस में ही 2 बात और पता होनी चाहिए कि फ्रेंच ओपन जो है वो रेड क्ले पे खेला जाता है, जबकि विंबलडन जो होता है वो ग्रास यानी कि ग्रीन ग्रास पे खेला जाता है। और किंग ऑफ क्ले किसको बोलते हैं? राफेल नडाल को। ये भी पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ हमने बोला था कि स्पेशल स्टेट के जो कुछ न्यूज़ में हैं अभी रिसेंटली वो देखेंगे। फोक डांस और फेस्टिवल बहुत सारे हैं हर एक स्टेट के, तो वो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हर एक स्टेट क्यों न्यूज़ में था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली एक बिल पास हुआ है और उस बिल पास होने के बाद जो है वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गया है। पहले सिर्फ उर्दू और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज था, अब जो है वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड में एक 4 धाम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसको लेके थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था इन्वायरमेंट को लेके। तो 4 धाम होता क्या है? बेसिकली यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। देन कम्स बिहार। बिहार का एक सुजनी एम्ब्रॉयडरी है जिसको यूनेस्को से अवार्ड मिला है, और दूसरा है काबरताल लेक जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है। उसी तरह महाराष्ट्र में लोनार लेक है जिसको डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट, और वो पिंक हो गया था कुछ महीने पहले। वधावन जो है वो एक पोर्ट बनाया जा रहा है, मेजर पोर्ट। वारी वारकारी यात्रा या फिर पंढरपुर यात्रा जो है वो महाराष्ट्र में होता है। अब आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में क्लासिकल डांस जो है उड़ीसी है। ब्लैक पगोडा वहाँ सिचुएटेड है। ब्लैक पगोडा किसको बोलते हैं? कोणार्क टेम्पल को बोलते हैं। उसके बाद जगन्नाथ यात्रा पुरी में होता है, ये भी बहुत फेमस है, इससे एक वर्ड आया है इंग्लिश में, जगन्नाथ। उसके बाद मैंने बताया था अरीबाडा, जो ऑलिव रिडली टर्टल्स होती है वो गंजम कोस्ट पे आते हैं और वहाँ पे हैचिंग करते हैं जिसको अरीबाडा बोलते हैं। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि वहाँ की एक ट्राइब है मनकीडिया ट्राइब, जिसको हैबिटेशन राइट्स नहीं दिए गए थे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, यानी कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। उसके बाद ये भी डिस्कस किया था कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा में होने वाला है। देन कम्स वेस्ट बंगाल। वहाँ का एक फोक म्यूज़िक है जो कि फेमस है जिसको बाउल बोलते हैं। उसका छाव डांस जो है वो भी फेमस है, वो बेसिकली झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तीनों ही में होता है, जो कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ छाव डांस। देन देयर इज अ थिएटर ऑफ वेस्ट बंगाल बाय द नेम ऑफ छात्रा। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब शिफ्ट करने का घोषणा हुआ था? 1911 में। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चन और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो कवर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।